इस वाक़े को 4-5 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन शाम के वक्त कमांडों ने देखा कि गुल खान यानी राम प्रसाद एक टैक्सी से उतरा है। इसके साथ एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी भी था जिसने नजर की ऐनक लगा रखी थी, खदर का कांग्रेसी कुर्ता पजामा पहन रखा था और सर के बाल कहीं कहीं से सफेद हो रहे थे। राम प्रसाद इसे साथ लेकर होटल में आ गया और सबसे पहले इसने नौवारिद से कमांडो का तारुफ को यूं करवाया, गुप्ता जी ये मेरा भतीजा मोहन दास है। इसके पिताजी के माता पिता और परिवार के सारे आदमी फसादात में मुसलमानों के हाथों कत्ल कर दिए गए हैं। इसके पिताजी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अमृतसर पहुंचे थे। ये नौजवान मोहन दास यानी मेरा भतीजा मुसलमानों का और पाकिस्तान का जानी दुश्मन है और इस दफा इलेक्शन में मेरे साथ ये भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। दरअसल गुल खान यानी राम प्रसाद इस तारुफ से कमांडर उमर को ये बताना चाहता था कि यही वो आदमी है जिनका ताल्लुक दिल्ली गवर्नमेंट के महकमा जंग से है। कमांडर उमर ने इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इन्होंने कमांडर उमर से कोई बात नहीं की और राम प्रसाद इन्हें लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। कमांडर उमर देर तक काउंटर पर अपने काम में मसरूफ रहा। बिल पेश करता इतने में राम प्रसाद को अपने कमरे से इंटरकॉम पर फोन आया। कहने लगा स्टोरी की अलमारी में से ब्लैक लेबल विस्की की बोतल निकाल कर ऊपर दे जाओ। कमांडो उमर समझ गया कि राम प्रसाद जानबूझकर गुप्ता जी को शराब पिला रहे हैं ताकि जो बातें गुप्ता जी होशमंदी में नहीं कह रहे वो शराब के नशे में उगल दे, क्योंकि जब आदमी पर शराब का नशा चढ़ता है तो इसे बुरे भले की तमीज नहीं रहती। बाद में पता चला कि शराब और खास तौर पर स्कॉच विस्की और वो भी ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की गुप्ता जी की कमजोरी थी। वो हर किसी के साथ बैठकर शराब नहीं पीते थे, लेकिन अगर इनके सामने ब्लैक लेबल वाली स्कॉच विस्की आ जाती थी तो फिर बेताब हो जाते थे और भूल जाते थे कि वो किसके पास बैठे हैं और इन्हें कौन शराब पिला रहा है। इसलिए कहा जाता है कि शराब खाना इतनी बुरी आदत है कि इसने कई बादशाहों को जलील किया है और लाखों हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं। कमांडोबा ने स्टोर में जाकर अलमारी में से ब्लैक लेबल की स्कॉच की बोतल निकाली और अखबार में लपेटी और ऊपर गुल खान और राम प्रसाद के कमरे में ले गया। इसने देखा कि गुल खान यानी राम प्रसाद और गुप्ता जी आमने सामने बैठे थे। दरमियान में एक छोटी मेज पर ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की का एक क्वार्टर जिसमें 4 पैक होते हैं खाली है। दोनों के गिलासों में शराब पड़ी हुई है। राम प्रसाद का गिलास तकरीबन भरा हुआ है और गुप्ता जी का गिलास तकरीबन खाली हो चुका है। इससे साफ जाहिर था कि राम प्रसाद खुद महज साथ देने के लिए पी रहा है, असल में वो गुप्ता जी को पिला रहा है। इसने स्कॉच की बोतल अखबार में से निकाल कर मेज पर रख दी। गुप्ता जी ने ब्लैक लेबल की पूरी बोतल देखी तो इसकी बातें खुल गई। बोतल को उठाकर चूम लिया और बोला, राम प्रसाद जी जय हिंद। गुप्ता जी को नशा चढ़ना शुरू हो गया था। राम प्रसाद ने भी कहा, जय हिंद गुप्ता जी, ये आपकी भेंट है, इसमें से बेशक थोड़ी पी ले, मेरे पास ब्लैक लेबल की एक ओवर बोतल है। गुप्ता जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। अंग्रेजी में कहा, राम प्रसाद मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था। गुल खान और राम प्रसाद ने बोतल खोलकर गुप्ता जी के गिलास में विस्की डाली और साथ ही थाली में से बर्फ के टुकड़े निकाल कर डाले और थोड़ा सा सोडा डालते हुए कहा, गुप्ता जी आप पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ याद आ गया। गुप्ता जी ने ऊंची आवाज में कहा। राम प्रसाद ने मुझे करीब ही बैठ जाने का इशारा किया। मैं राम प्रसाद से जरा पीछे हटकर कुर्सी पर बड़े अदब से बैठ गया। गुप्ता जी ने गिलास मुंह के साथ लगाकर आधे से ज्यादा गिलास चढ़ाया और बड़ी जोशीली आवाज में बोले, मैंने अडवाणी जी और वाजपेयी जी को कह दिया है कि सेक्रेटरी दिफा, मुशीर दिफा और भारत के सदर की बातों पर ना जाए। इस बार आपकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और प्रधानमंत्री बनने के बाद मौका मिलते ही पाकिस्तान पर पूरी कुव्वत से हमला करके इस पर कब्जा कर लेंगे। एकदम से 12 डिवीजन फौज, 2000 टैंकों और 700-800 बमबार तैयारों और आर्टिलरी डिवीजनों की तोपों की पूरी बैटरी से जब पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो एक ही हमले में आप लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। एक दफा लाहौर हाथ आ गया तो फिर समझें कि सारे पाकिस्तान पर आपका कब्जा हो जाएगा। भारत की तारीख में आपके नाम सुनहरी रूप में लिखे जाएंगे कि कांग्रेस के एक पिट्ठू लीडर नेहरू ने भारत माता के टुकड़े किए थे और जनता पार्टी के वजीर आजम ने भारत को फिर से पूरा भारत बना दिया। इसके बाद आप बांग्लादेश और नेपाल पर हल्ला बोल दें और इन दोनों मुल्कों को भी भारत में शामिल कर लें जो पहले भारत का हिस्सा थे। साथ ही बैठे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मोरे गुल खान ने कहा, लेकिन गुप्ता जी आप शायद भूल गए हैं पाकिस्तान भी एटमी ताकत बन चुका है, इसके पास एटम बम जरूर होंगे। ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो एटम बम चला देगा और हमारे शहरों दिल्ली, बम्बई और मद्रास को राख के ढेर बना देगा। गुप्ता जी बोले, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमारे पास भी एटम बम मौजूद है। हमारे पास एटमी वॉरहेड वाले अग्नि मिसाइल हैं जो 8000 से लेकर 10,000 मील की दूरी तक मार कर सकते हैं। राम प्रसाद ने एतराज किया, लेकिन गुप्ता जी पाकिस्तान के पास भी ऐसे मिसाइल हैं जो एटम बम को मद्रास तक ले जा सकते हैं और इसे तबाह कर सकते हैं। गुप्ता जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एटमी वॉरहेड वाला मिसाइल है जो मद्रास तक वार कर सकता हो।
राम प्रसाद जी, पाकिस्तान के पास ले दे के 3 बड़े शहर हैं, एक इस्लामाबाद, लाहौर और एक कराची। हम एक ही एटमी हमले में इन तीनों शहरों पर एटम बम गिराकर सारे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, जबकि भारत बहुत बड़े रकबे वाला मुल्क है। अगर पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई में एटम बम गिरा भी देता है तो बाकी सारा हिंदुस्तान महफूज रहेगा। और ये याद रखें कि कोई भी मुल्क दूसरी बार एटमी हमला करने की पोजीशन में नहीं रहता। पहले ही हमले में जिस कदर एटमी हमला किसी मुल्क ने करना होता है कर देता है, और इसके जवाब में अगर दूसरे मुल्क के पास ही एटम बम मौजूद होंगे तो सारे के सारे इस मुल्क पर जवाबी हमले में गिरा देगा। मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से कह दिया है कि अब हिंदुस्तान के कमजोर और बुज़दिल लीडरों वाला किरदार अदा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि भारत की तारीख में आपका नाम जिंदा रहे तो एक ही वक्त में इस्लामाबाद, कहूटा, लाहौर, कराची पर एटम बम गिराकर इन्हें राख का ढेर बना दें। इसके बाद पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहेगा कि आप पर एटम बम गिरा सके। अगर इसने मरते मरते दिल्ली और मुंबई पर एटम बम गिरा भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा दोनों शहरों में 12-14 लाख आदमी मरेंगे। इतनी कुर्बानी देकर अगर सारा पाकिस्तान भारत को मिल सकता है, सारा बांग्लादेश भारत को मिल जाता है तो ये महंगा सौदा नहीं है। 12-14 लाख लोगों को आज नहीं तो कल मरना ही है। राम प्रसाद ने गुप्ता जी को वापस पटड़ी पर लाते हुए कहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनता पार्टी के लीडर ऐसा खतरनाक कदम उठाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें पाकिस्तान से एटम बम न गिराने का मुआहदा कर लेना चाहिए और फिर रिवायती हथियारों के साथ पाकिस्तान पर लाखों की नफरी वाली फौज और हजारों टैंकों और हजारों की तादाद में हर किस्म के हथियारों से पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। हम इस तरह भी पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। अगर हमने एटम बम इस्तेमाल ना किया तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। गुप्ता जी के गिलास को राम प्रसाद ने एक बार फिर भर दिया। गुप्ता जी काफी सुरूर में थे और हाथ के इशारे से राम प्रसाद को अपने गिलास में मजीद शराब डालने से मना किया और शराब के 2-3 घूंट निकलने के बाद कहा, हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले में 4 गुना बड़ी फौज है, 10 गुना ज्यादा टैंक, हवाई जहाज और हर किस्म की जंगी तोपें हैं। अगर हम पूरी नफरी, पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दें तो पहले ही हल्ले में पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। अब राम प्रसाद ने अपने मतलब की बात की, क्योंकि वो जानता था कि ना पाकिस्तान भारत पर एटम बम गिराएगा और ना भारत पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की हिमाकत कर सकता है। अगर दोनों मुल्कों में जंग हुई तो रिवायती हथियारों के साथ ही होगी और राम प्रसाद गुप्ता जी से यही मालूम करना चाहता था कि इस वक्त भारत की तीनों फौजों की कितनी फौजी ताकत है और इनके पास रूस, अमेरिका का दिया हुआ कितना सामान जंग है। राम प्रसाद ने कहा, मगर गुप्ता जी यही मुश्किल बात है कि पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ बेपनाह जंगी साजो सामान मौजूद है, जबकि हमारे भारत के पास फौजी असले और हथियारों की एक मखसूस मिकदार ही है। यहाँ गुप्ता जी के मुंह से वो बात निकल गई जिसके लिए राम प्रसाद ने ये सारा ड्रामा रचाया था। गुप्ता जी कहने लगे, राम प्रसाद तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तुम सिर्फ देशभक्त हो, मैं देशभक्त भी हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ वारफेयर का जिम्मेदार अफसर भी हूँ। जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हमारे पास इस वक्त इतनी फौजी ताकत है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम अगर चाहें तो एक ही हल्ले में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, सिक्किम और पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। राम प्रसाद ने गुप्ता जी की जुबान से मजीद बातें निकलवाने के लिए इन्हें ताव देते हुए कहा, गुप्ता जी मुझे तो कभी कभी इस ख्याल से डर आने लगता है कि कहीं हमारी भारत सरकार हमें फौजी बदरी के बारे में अंधेरे में तो नहीं रख रही, क्योंकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान रिवायती हथियारों में भी हमसे 10 कदम आगे निकल चुका है और इसने मुसलमान मुल्कों, खास तौर पर मुसलमान अरब मुल्कों की बेपनाह इमदाद और चीन के ताउन से असले और हथियार के अंबार जमा कर रखे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान के पास अब बमबार लड़ाका हथियार और टैंक भी हमसे दुगनी तादाद में हैं और इसके पास अब दोजें भी हैं जो भारत के पास नहीं है। गुप्ता जी जज्बाती हो गए। यही गुल खान उर्फ राम प्रसाद चाहता था। इसने मेज पर हाथ मारकर कहा, राम प्रसाद जी अगर मैं आपको महकमा जंग की तरफ से खुफिया फाइल में दर्ज किए हुए अपने तीनों फौजों की जंगी ताकत और इनके हर किस्म के असला और जहाजों, टैंकों और तोपों की सही तादाद दिखा दूं तो क्या फिर आप मान जाएंगे? हम रिवायती हथियारों में भी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा ताकत रखते हैं। राम प्रसाद ने फौरन जवाब दिया, फिर मैं कैसे इनकार सकता हूँ भला? जो आंकड़े यानी हदाद शुमार आप लाएंगे वो तो सरकारी होंगे और इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। गुप्ता जी बोले, मैं वो सरकारी खुफिया फाइल तो नहीं ला सकता जिस पर भारत की तीनों फौजों के असला की पूरी तफसील लिखी है, लेकिन मैं खुफिया फाइल से ये आदाद शुमार यानी आंकड़े नोट करके जरूर ले आऊंगा। राम प्रसाद यानी हमारे गुल खान ने फौरन कहा, अगर आप मुझे सही आदाद शुमार दिखा देंगे तो मेरी तसल्ली हो जाएगी और मैं आपको ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की की 2 बोतलें खास तौर पर
तोहफा पेश करूंगा। शराब ने बड़े बड़ों को जमीन पर उल्टाया है। गुप्ता जी भी अपनी शराब की कमजोरी के हाथों मार खा गए। ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की काफी महंगी विस्की होती थी और भारत के बड़े बड़े अफसर भी इसे खरीदने से गुरेज करते थे और इनकी यही कोशिश होती थी कि ये विस्की इन्हें तोहफे के तौर पर ही मिल जाए। गुप्ता जी ने ब्लैक लेबल विस्की की 2 बोतलों का सुना तो बोले, राम प्रसाद बस मैं कल इसी वक्त आऊंगा, तुम ब्लैक लेबल की 2 बोतलें मंगवा कर रखना, मैं सारे फौजी आदादो शुमार नोट करके लेता आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम खुश हो जाओगे। इसके बाद इन्होंने खाना खाया और राम प्रसाद ने ब्लैक लेबल विस्की बोतल में जितनी बच गई थी वो भी इसे दे दी। गुप्ता जी काफी सुरूर में थे। राम प्रसाद खुद टैक्सी में इन्हें इनके घर छोड़कर आया। राम प्रसाद ने बमुश्किल विस्की का 1 पैक पिया था। इसे कोई नशा वगैरह नहीं था। रात को इसने कमांड उमर के कमरे में आकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने बड़े पहलवान गुप्ता जी को इतनी जल्दी चारों शाने चित करा दूंगा। कमांड उमर ने कहा, आप जिस हिकमत अमली से काम ले रहे थे गुप्ता जी ने तो आपके जाल में फंसना ही था। गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने कहा, इस कामयाबी में मेरी हिकमत अमली का इतना दखल नहीं था जितना शराब का दखल था। शराब वाकई खाना खराब होती है। शराब ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को खाक में मिला दिया। गुप्ता जी तो कोई चीज ही नहीं थे। मुझे यकीन है अगर शराब गुप्ता जी की कमजोरी ना होती तो इनसे ये टॉप सीक्रेट राज उगलवाना नामुमकिन था। कमांडो मर कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह गुप्ता जी का नशा जब उतर जाएगा तो वो अपनी जबान से फिर जाएंगे। गुल खान ने कहा, गुप्ता जी की पसंदीदा शराब ब्लैक लेबल की 2 बोतलें इनकी आंखों के सामने आ जाएंगी। वो अपने आप को ये कहकर राजी कर लेंगे कि मैं कौन सा राम प्रसाद को सीक्रेट फाइल की फोटो कॉपी दे रहा हूँ। थोड़े से आदाद शुमारी बताने हैं और फिर राम प्रसाद देशभक्त है, वो कोई दुश्मन के जासूस तो नहीं है। शराब आदमी को बुरे से बुरे काम का जवाज मुहैया कर देती है, इसलिए हमारे दीन इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। मैंने सिर्फ मसलियत की खातिर एक हल्का सा पैक पिया था। ऐसा ना करता तो गुप्ता जी को शायद आमादा करना मुश्किल होता। बहरहाल इस ड्रामे का ड्रॉप सीन बल्कि क्लाइमेक्स का सीन कल यही इस कमरे में खेला जाएगा। कमांडो पर बोला, गुप्ता जी भारत की तीनों अफवाज के जंगी साजो सामान की जो फहरिस्त नोट करके लाएंगे वो हम कैसे हासिल करेंगे। गुप्ता जी तो हरगिज हमें इसकी कॉपी नहीं करने देंगे। अगर हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो हो सकता है इन्हें शक पड़ जाए कि हम आदाद शुमार की फोटो कॉपी क्यों मांग रहे हैं। राम प्रसाद ने कहा, इसका हल भी मैंने तलाश कर लिया है। मेरे पास एक माचिस की डिबिया से भी छोटे साइज का बड़ा ताकतवर टेप रिकॉर्डर है। ये टेप रिकॉर्डर दूर की आवाजें भी बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर लेता है। मैं ये टेप रिकॉर्डर जहां गुप्ता जी को बिठाना है उस मेज के नीचे लगा दूंगा और गुप्ता जी से कहूंगा कि वो अदद शुमार बोलकर मुझे सुना दे। बहाना ये बनाऊंगा कि मेरी करीब की नजर कमजोर हो गई है, मैं पढ़ नहीं सकता। क्यों जब गुप्ता जी असला और हथियारों की फहरिस्त पढ़कर सुनाएंगे तो इनकी आवाज टेप रिकॉर्डर पर टैप हो जाएगी। बाद में हम टैप रिकॉर्डर से इनकी आवाज की मदद से तमाम के तमाम अदद शुमार कॉपी पर नोट कर लेंगे। क्या ख्याल है? स्कीम अच्छी थी, बस इसमें ये एक कबाहत थी कि अगर गुप्ता जी जुबानी अदद शुमार पढ़ने पर राजी ना हुए तो फिर क्या होगा। जब कमांडो ने राम प्रसाद से इस खदशे का इजहार किया तो वो बोले, तुम फिक्र ना करो, स्कॉच विस्की का 1 पैक ये सारा काम आसान कर देगा। दूसरे दिन कमांडो उमर और राम प्रसाद बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगे। बड़ी मुश्किल से शाम हुई। राम प्रसाद होटल के काउंटर के पास अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठ गए। बार बार इनकी नजरें बाजार की तरफ उठ जाती थी। आखिर एक टैक्सी होटल के सामने आकर खड़ी हुई। राम प्रसाद ने देख लिया था कि टैक्सी में गुप्ता जी बैठे हैं। वो जल्दी से उठकर गुप्ता जी के इस्तकबाल को बढ़े। गुप्ता जी ने एक खदर की वास्किट पहनी हुई थी। कमांडर काउंटर पर अपने काम में मसरूफ रहा, लेकिन हकीकत में वो गुप्ता जी के चेहरे का जायजा ले रहा था। राम प्रसाद गुप्ता जी को जल्दी से ऊपर अपने कमरे में ले गए। होटल में ज्यादा देर रुकने से इस बात का खदशा था कि CID वाले मेहरा साहब तो वहाँ ना आ जाएं। इस तरह मेहरा साहब को शक पड़ सकता था कि ये महकमा जंग के गुप्ता जी होटल में क्या करने आए हैं। कमांडो ने राम प्रसाद की दानिशमंदी और मौका शनासी की दिल से तारीफ की। इन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। टैप रिकॉर्डर राम प्रसाद ने अपने कमरे में सोफों के दरमियान वाली गोल तिपाई के नीचे दोपहर को ही चिपका दिया था। इसके एक बटन को जरा सा दबाना ही था। इसके बाद टैप रिकॉर्डर ऑन हो जाता और इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने लग जाता। अपने कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद ही इंटरकॉम पर राम प्रसाद ने कमांडो उमर को हिदायत की कि स्टोर वाली अलमारी से ब्लैक लेबल की 3 बोतलें निकालकर ऊपर ले आए। 2 बोतलें राम प्रसाद ने गुप्ता जी को साथ देने के लिए मंगवा रखी थी और 1 बोतल वहां बैठकर पीने के लिए थी। उस रोज कमांडो उमर के सामने राम प्रसाद ने 2 ऐसी गोलियां पानी के साथ निगल ली थी कि जिनके खाने से अगर आदमी शराब के 2-3 पैक पी ले तो इनका नशा नहीं होता था। कमांडो ने स्टोर रूम की अलमारी में से शराब की 3 बोतलें निकालकर इन्हें एक बड़े लिफाफे में डाला और ऊपर राम प्रसाद के कमरे में ले गया। कमांडो कमरे में जाकर देखा कि राम प्रसाद ने गुप्ता जी को उसी जगह सोफे पर बिठाया था जिसके सामने मेज के नीचे
ٹیپ ریکارڈر چپکا ہوا تھا۔ یقینی طور پر رام پرساد نے ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ کمانڈر عمر کو دیکھ کر رام پرساد نے کہا، لاؤ موہن جی لاؤ۔ اس نے ایک بوتل نکال کر میز پر رکھ دی اور باقی 2 لفافے میں ہی پڑی رہنے دی۔ لفافہ گپتا جی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، گپتا جی یہ 2 بوتلیں بلیک لیبل کی آپ کو بھینٹ کرتا ہوں، میں نے اس کا آپ سے وعدہ کیا تھا۔ گپتا جی نے ابھی وسکی پینی شروع نہیں کی تھی، اس لیے وہ زیادہ نہیں بول رہے تھے۔ انہوں نے شراب کی بوتلوں والا لفافہ لے کر اپنے قریب ہی رکھ لیا اور بولے، میں نے ابھی اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اپنی تینوں افواج کے جنگی سامان کی پوری فہرست نوٹ کر کے لے آیا۔